वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर मोहाली। देखिए, जो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 लेके आए, तो पार्ट 1 में जो है ना हमने आयनिक बॉन्ड को जो है ना स्टार्ट किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करके आज जो है ना यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 दैट्स द फिजिकल स्टेट। देखिए, अगर हम आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट की बात करें, तो फिजिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड। उसका रीजन ये है, मान लीजिए मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो ये Na मॉलिक्यूल्स है और जो क्लोराइड मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है ना। और जब हम सॉलिड में अरेंजमेंट देखते हैं एटम्स का, तो वहाँ पे अरेंजमेंट एटम्स का कुछ इस तरह से होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो वही अरेंजमेंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। सो दैट मीन्स दे आर सॉलिड इन स्टेट। नंबर सेकेंड, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो दैट इज हायर। क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे ज्यादा होगा। नंबर थर्ड, दैट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, तो देखिए अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में है या अगर ये गैसियस स्टेट में है, तो तब जाके जो ये है दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, गैसियस स्टेट नहीं, सॉरी, इट शुड बी मोल्टन स्टेट। ओके, गैस की जगह यहाँ पे आप लिखेंगे मोल्टन। तो अगर ये गैसेस लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में है, तो उस केस में क्या होता है, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स। ठीक है। इसी तरह जो और एक प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, दैट इज जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, दे शो आइसोमॉर्फिज्म। देखिए, एक होता है आइसोमेरिज्म, दूसरा है आइसोमॉर्फिज्म। तो जो आयनिक कंपाउंड्स है दे शो आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि इनका यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर जो है लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर लेट स्ट्रक्चर। यानी दो आयनिक कंपाउंड्स अगर उनका लेट स्ट्रक्चर सिमिलर है, यानी 3D स्ट्रक्चर उनका सिमिलर है, तब हम बोलते हैं दे आर आइसोमॉर्फ्स। फॉर एग्जांपल, जो आइसोमॉर्फस है इसके लिए जो कंडीशन वो ये है कि जो आपका कैटयान है या जो आपका एनायन है, ठीक है ना, आपको कैटयान को कैटयान से कंपेयर करना होगा और एनायन को एनायन से कंपेयर करना होगा। ठीक है ना। तो उस केस में क्या है कि इनका जो साइज है नियरली सेम होना चाहिए। साइज शुड बी नियरली सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NaCl और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MgCl2, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एनायन जो है ना वो सिमिलर है, क्लोरीन क्लोरीन, तो एनायन पे हमें नहीं जाना होगा। और अगर हम कैटयान की बात करें, यहाँ पे कैटयान जो है Na पॉजिटिव और जो यहाँ पे कैटयान है दैट्स Mg डाई पॉजिटिव, दे आर इन द सेम पीरियड। ठीक है ना। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज में उतना फर्क नहीं पड़ता, तो दैट मीन्स इनका साइज जो है ना उतना वैरी नहीं करेगा, नियरली सेम होगा। तो हम बोल सकते कि ये जो दो कंपाउंड्स है दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी यहाँ पे NaCl और यहाँ पे लिखा KCl, ठीक है, तो यहाँ पे एनायन जो है ना वो सेम है, लेकिन जो कैटयान है वो सोडियम है और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। और अगर हम सोडियम और पोटेशियम को देखें, तो सोडियम जो है इसके नीचे यानी यहाँ पे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो है ना वो इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो उस केस में हम बोल सकते हैं जो के है इसका साइज जो है ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये दो कंपाउंड जो है ना दे कैन नॉट शो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। सो आइसोमॉर्फिज्म के लिए जो साइज है नियरली सेम होना चाहिए। ठीक है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की, दैट्स टाइप ऑफ रिएक्शन। दैट्स टाइप ऑफ रिएक्शन।
देखिए अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक कंपाउंड NaCl in the aqueous solution plus AgNO3 silver nitrate, this is again aqueous। तो ये जब कंबाइन होंगे आपको मिलेगा यहाँ पे AgCl, that's a precipitate, plus you will get NaNO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना बहुत ही फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयंस हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, तो बस आयंस को जो है ना बस एक दूसरे से कंबाइन होना है। तो दैट मीन्स ये जाके इसके साथ कंबाइन होगा और ये जाके इसके साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बहुत ही फास्ट होगी। तो जब भी आपको रिएक्टेंट जो है ना उसमें आयंस मिलेंगे तो वो रिएक्शन जो है ना बहुत ही फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, द आयनिक कंपाउंड। अब देखिए जब आयनिक कंपाउंड बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा सोडियम पॉजिटिव व्हेन इट कंबाइंस विद द क्लोराइड, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, जब ये दो कंपाउंड्स कंबाइन, जब ये दो आयन जो है ना कंबाइन होंगे तो यहाँ पे आपको एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज NaCl, ठीक है ना, जो कि सॉलिड होगा। इस कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। सो लेटेस्ट एनर्जी जो है ना एक ऐसी एनर्जी है व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स आयंस, ठीक है ना। तो जो आयंस होते हैं वो गैसेस स्टेट में होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा LE। देखिए जो ये लेटेस्ट एनर्जी है इसको डिटरमाइन करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं बॉर्न-हैबर प्रोसेस। वी कॉल इट एज द बॉर्न-हैबर प्रोसेस। तो जो बॉर्न-हैबर प्रोसेस है, अब हम इसको यहाँ पे जो है ना स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इस बॉर्न-हैबर प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा एक टर्म दैट्स कॉल्ड एज द डेल्टा HF। अब डेल्टा HF को जो है ना इसको हम मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ या हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड, it's the amount of the energy or we can say amount of the heat released when 1 mole of the compound is formed from its elements in the pure form, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में when it combines with the chlorine, ठीक है ना, that's in the gaseous form, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NaCl, NaCl जो कि सॉलिड है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें भी आपको NaCl मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो NaCl मिल रहा है ये आपको मिल रहा है फ्रॉम द प्योर फॉर्म ऑफ इट्स एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है कि किस फॉर्म में, इनके प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो इस केस में जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी वी कॉल इट एज डेल्टा HF, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक ऐसी अमाउंट एनर्जी की है, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है जब एक मोल कंपाउंड का बनेगा फ्रॉम इट इज एलिमेंट्स इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए अगर जो आपने अभी देखा कि अगर मैं सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बना लूं और क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बना लूं, तो जब ये कंबाइन होंगे तो यहाँ पे भी आपको NaCl मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, एक तरीका है NaCl बनाने का, ठीक है ना, और ये भी एक मेथड है NaCl बनाने का, ठीक। अब देखिए इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो ये Na है जो सॉलिड स्टेट में, इसको मैं पहले गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करूं, तो एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो इस सब्लिमेशन प्रोसेस करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे, और उस एनर्जी को बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। देखिए मैंने प्लस यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब जो सोडियम गैसियस फॉर्म में आया, इन द गैसियस फॉर्म इट कैन लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन। देखिए सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा,
बट गैसियस स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा सोडियम का, तो विल गेट हियर सोडियम पॉजिटिव। लेकिन जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। वी कॉल इट एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। देखिए क्लोरीन पे आते हैं, तो क्लोरीन के केस में क्या है, कि जो क्लोरीन है वो ऑलरेडी जो है ना गैसेस स्टेट में है। तो अगर वो गैसेस स्टेट में है, उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको Cl2 मिला, इस Cl2 को हमें डिसोसिएट करना होगा इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl नेगेटिव, या हमें सिर्फ Cl नेगेटिव चाहिए। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, अगर Cl2 को आपको डिसोसिएट करना है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसको हम बोलते हैं DE, दैट्स द डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, सिंस यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी हाफ होगी। तो यहाँ पे आपको डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना वो देनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स ये एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने प्लस लिखा। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली मिलेगा Cl नेगेटिव, जो कि गैसेस फॉर्म, सॉरी Cl, नॉट Cl नेगेटिव बट Cl। ठीक है, Cl नेगेटिव नहीं होगा, Cl होगा। ओके, अब देखिए जो Cl गैसेस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में क्या कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था, जो सोडियम ने लॉस किया था, तो यहाँ पे हमें मिलेगा Cl नेगेटिव गैसेस फॉर्म। लेकिन जब एक एटम जो है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उस टाइम यहाँ से एनर्जी जो है ना रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मैं इसको आगे माइनस लिखूंगा। माइनस इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये एनर्जी जो है ना रिलीज हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको Cl नेगेटिव मिला। अब ये जो दो कंपाउंड्स, ये जो दो आयन्स है, ये कंबाइन होके आपको देंगे यहाँ पे NaCl। ठीक है, लेकिन जब ये कंबाइन होंगे और NaCl बनाएंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी जो है ना वो भी रिलीज होती है, इसलिए मैं इसके सामने माइनस लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं -Le, दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने यहाँ पे NaCl बना दिया, ठीक है ना, आप देखिए कितनी एनर्जीज हमने यूज की। लेकिन जो ये सारी एनर्जीज हैं, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेटेस्ट एनर्जी है, इनका अगर आप सम करोगे दैट विल बी इक्वल टू द डेल्टा एच एफ। ठीक है, तो वही हमें बॉर्न हैबर प्रोसेस कह रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो डेल्टा एच एफ है, यानी टोटल एनर्जी डेल्टा एच एफ, ये बराबर होगी आपकी, इट विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी जो आपने दी, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपने यहाँ पे दी। ठीक है ना, और जो डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे दे दिया। ठीक है ना, और फिर माइनस होगा जो आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो यहाँ पे रिलीज होगी, और फिर माइनस होगा लेटेस्ट एनर्जी। तो इस इक्वेशन से जो है ना हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें बाकी सारी एनर्जीज जो है ना उनका वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस। बॉर्न हैबर प्रोसेस, तो बॉर्न हैबर प्रोसेस जो है, इट इज द मेथड यूज्ड टू फाइंड द लेटेस्ट एनर्जी, बट ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, कोई डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब देखिए इसी में मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लूंगा, दैट इज MgCl2 का। MgCl2 का देखिए, पहले हम प्योर फॉर्म की बात करें कि Mg जो सॉलिड है, वो जो, चलिए MgCl2 नहीं, हम कुछ और लेते हैं। ओके, तो जो मैं कंपाउंड यहाँ पे लेने जा रहा हूँ दैट इज MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, अगर मैं प्योर फॉर्म से इसको बनाऊं, तो दिस इज मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ टाइम्स O2 जो गैसेस फॉर्म में है। ये जब दो कंबाइन होंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा MgO। ठीक है ना, और जो यहाँ पे हीट रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच एफ। चलिए देखिए, अब देखिए जब मैं इससे आयंस बनाऊंगा, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है, तो यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी आपको।
और सब्लिमेशन करने के बाद जो मैग्नीशियम है वो गैसेस फॉर्म में जाएगा। अब गैसेस फॉर्म में आया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये पहले लॉस करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो यहाँ पे मिलेगा आपको मैग्नीशियम पॉजिटिव। ये जो मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करेगा और यहाँ पे भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव जो कि गैस है। अब देखिए, जो अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, लेट्स सी कि ऑक्सीजन की क्या हो। यहाँ पे सब्लिमेशन की जरूरत है नहीं, यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो हाफ होगी। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओ किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म। ये जो ऑक्सीजन है इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, तो रिलीज होगी इसलिए माइनस लिख दूंगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा ओह नेगेटिव। जो ये ओह नेगेटिव है ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस टाइम एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इस टाइम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी और उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही बोलते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो देनी पड़ेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, इसने पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ही इज हैप्पी और शी इज हैप्पी कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। नाउ जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन के साथ इसका रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो उस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए दूसरी बार एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ना कि वो रिलीज होती है। तो ये आपको याद रखना होगा। दैट्स द कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या होती है कि पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो माइनस होगी, लेकिन दूसरी जो है वो प्लस होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मिलेगा ओ डाई नेगेटिव जो कि गैस। अब ये दोनों आयन जो है ना कंबाइन होंगे और ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब ये कंबाइन होंगे तो यहाँ से एनर्जी जो है ना वो रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम टोटल में लिखेंगे कि डेल्टा एच एफ जो यहाँ पे टोटल है वो किसके बराबर होगा, तो जो आपका डेल्टा एच एफ है यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू द सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी जो आपने दी यहाँ पे, फिर माइनस होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, फिर प्लस होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 और फिर माइनस होगा लेटेस्ट एनर्जी। तो इस तरह से जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में हम जो है ना लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो दिस वाज हाउ वी कैन फाइंड द लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, अब जो लेटेस्ट एनर्जी है, लेट्स सी कि लेटेस्ट एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए, जो लेटेस्ट एनर्जी है, latest energy depends on number 1 that is the charge, कि दो जो आयन्स है उनका चार्ज कितना होगा। नंबर 2 that is the size। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बताऊं कि लेटेस्ट एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगा, और जो लेटेस्ट एनर्जी है it is inversely proportional to the charge, sorry size। So latest energy is directly proportional to charge and it's inversely proportional to the charge। For example, अगर हम इसको अप्लाई करके देखें वो हम ऐसे देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास है NaCl और यहाँ पे है मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ पे AlCl3। ठीक है, अगर हमें इस केस में बताना होगा कि किस कंपाउंड में जो है ना लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एनायन जो है आपका सिमिलर है, दैट इज Cl क्लोराइड। ठीक है, तो एनायन को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कैटायन की बात करें, अगर हम साइज की बात करें, तो सोडियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम जो है ना ऑलमोस्ट इनका साइज जो है ना वो सिमिलर होगा बिकॉज दे आर अलोंग द पीरियड। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे चार्ज पे देखना होगा हमें कि सोडियम का जो चार्ज है वो +1 है और मैग्नीशियम का जो चार्ज है दैट्स +2 और जो अल्युमिनियम का चार्ज है वो है +3। तो दैट मीन जो ऑर्डर आपका होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यानी सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी जो है ना AlCl3 की होगी, फिर MgCl2, फिर NaCl। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास जो एग्जांपल है
that is that's NaCl and KCl, NaCl and KCl। अब अगर मैं यहाँ पे NaCl और KCl की बात करूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम अगर चार्ज की बात करें तो सोडियम का चार्ज है +1 और पोटेशियम का भी चार्ज है +1 और क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे सिमिलर है। अब अगर देखा जाए तो क्लोरीन क्लोरीन का साइज भी सिमिलर हो। अब जो सोडियम और पोटेशियम है, यहाँ पे सोडियम जो है और जो पोटेशियम है, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और डाउन द ग्रुप जो है ना साइज इंक्रीज होता है। दैट मीन्स पोटेशियम का जो साइज है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो लेटेस्ट एनर्जी है वो NaCl की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू KCl, क्योंकि उसका रीजन ये है कि पोटेशियम का जो साइज है वो ज्यादा होगा और अगर साइज ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। देखिए और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल NaF और यहाँ पे मैं लेता हूँ MgCl2। अब यहाँ पे देखिए कैटायन भी डिफरेंट है, एनायन भी डिफरेंट है। अगर मैं सोडियम का चार्ज देखूं तो Na पॉजिटिव, ठीक है ना, और फ्लोरीन का चार्ज देखूं तो दैट इज नेगेटिव, 1 नेगेटिव। मैग्नीशियम का चार्ज देखा जाए तो Mg डाई पॉजिटिव और क्लोरीन का चार्ज देखा जाए दैट Cl नेगेटिव। देखिए अगर मैं यहाँ पे एनायंस की बात करूं तो इन पे चार्ज जो है ना वो सेम है, लेकिन अगर मैं कैटायंस की बात करूं, यहाँ पे जो कैटायंस में चार्ज है वो मैग्नीशियम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो दैट मीन्स ऑन द बेस ऑफ चार्ज, ऑन द बेस ऑफ चार्ज अगर हम देखें तो जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से जीत जाएगा, यानी मैग्नीशियम की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, देखिए ऑन द बेस ऑफ अगर साइज देखें, ऑन द बेस ऑफ साइज तो जो सोडियम और मैग्नीशियम का साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है बिकॉज अलोंग द पीरियड है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का साइज जो है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन जो है ना फ्लोरीन से नीचे आता है, डाउन द ग्रुप जा रहा है। तो दैट मीन्स साइज के रेस्पेक्ट में भी अगर देखा जाए, साइज के रेस्पेक्ट में तो जो आपका NaF है उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू MgCl। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा A, इसको लिखूंगा B। तो हम देखेंगे चार्ज के हिसाब से जो है ना B जो है ना इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो रही है, लेकिन साइज के हिसाब से जो है ना A जीत रहा है। अब क्वेश्चन है हमें इस पे यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि कौन सा सही है। तो इसमें आपको याद रखना होगा, जब ऐसा कंफ्यूजन आ जाए आपको तो याद रखना चार्ज जो है ना आप उसको प्रेफरेंस दोगे। चार्ज इज डोमिनेंट ऑन द साइज, दिस इज डोमिनेंट, डोमिनेंट ऑन साइज। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे आप चार्ज को प्रेफरेंस दोगे ना कि साइज। तो विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज जो है ना जो आपका अल्टीमेट ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है ना, दैट्स अल्टीमेट ऑर्डर जो यहाँ पे बन जाएगा दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज जो है ना B जो है ना उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस कंफ्यूजन कि अगर साइज भी आ जाए और, ठीक है। देखिए इसके बाद जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स कॉल्ड द फजान्स रूल। फजान्स रूल, अब फजान्स रूल जो है ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस लिए यूज हो रहा है। इट गिव्स अस द amount of covalent character, amount of covalent character in ionic compound, कि एक आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो हमें कौन देगा, फजान्स रूल। देखिए जो फजान्स रूल है इट इज कंप्लीटली क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी ये आपको बता देगा कि किस कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, बट एग्जैक्ट जो है ना फिगर नहीं देगा कि कितना परसेंट है क्या। तो ये क्वालिटेटिव रूल है। अब देखिए फजान्स रूल को समझने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे कोवलेंट कंपाउंड में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना दूं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, अपनी तरफ खींचेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो दैट मीन्स पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर।
अब जब ये पोलराइजेशन प्रोसेस हम देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें, एक कैटायन है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और एक एनायन है जो खुद अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, कैटायन की तरफ। तो दैट मीन जो कैटायन है इसमें पोलराइजिंग पावर होगा, पोलराइजिंग पावर यानी खींचने का पावर, और जो एनायन है इसमें हम डिफाइन करेंगे पोलराइजेशन, यानी जब इसको कैटायन खींचेगा तो हम फिर ये बोलते हैं कि कितना एनायन जो है ना कितना पोलराइज हुआ, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन पावर। तो एक यहाँ पे फजान्स रूल में जो याद रखना होगा आपको वो ये है कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, पीपी पोलराइजिंग पावर, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सीसी का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर, नंबर वन। नंबर सेकंड, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है तो फिर हमें ये कंडीशंस देखनी होंगी कि एक कैटायन के पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए ताकि उसका पोलराइजिंग पावर जो है ना वो ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना वो ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं कैटायन की बात करूंगा। एक कैटायन में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ए, जो साइज है इसका वो होना चाहिए स्मॉल, यानी साइज जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। नंबर सेकंड, दैट इज चार्ज। चार्ज का केस ये है कि कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। नंबर सी होता है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉपर लिखता हूँ 29 एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 18, तो 3d और 4s1 3d10, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम कॉपर को देखोगे तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका जो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर पॉजिटिव बनाएगा तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनेगी वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। अब इसका लास्ट शेल जो है ना वो 3 वाला रहता है और ये कंप्लीट है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। It is just like the noble gas, ठीक है ना। So we can say it's a pseudo noble gas configuration। तो जिन में भी pseudo noble gas configuration बनेगी after the formation of the ion, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि उनमें जो है ना पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। अब इसमें आपको याद रखना होगा कौन कौन आएगा, जैसे कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, गोल्ड, ठीक है ना। इसी तरह इसमें आएगा जिंक डाई पॉजिटिव, कैडमियम, ठीक है ना, जिंक कैडमियम एंड देयर इज मर्करी। तो जहां पे भी कॉपर दिखेगा, सिल्वर दिखेगा, गोल्ड दिखेगा या जिंक कैडमियम मर्करी दिखेगा, तो उस केस में आपको याद रखना होगा इसमें पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसी तरह जो एनायन का आप याद रखोगे, क्योंकि अगर मैं एनायन की बात करूं तो एनायन के केस में आपको याद रखना होगा कि एनायन में अगर साइज ज्यादा है तो वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी तरह अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज का वही है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ज्यादा जो है ना कोवेलेंट कैरेक्टर। तो एनायन के केस में हम ये दो चीजें याद रखेंगे, दैट साइज एंड चार्ज, और कैटायन के केस में हम तीन चीजें याद रखेंगे, दैट चार्ज, साइज एंड जीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट अगर देखें तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। जैसे मैंने लिया LiCl और फिर मैंने यहाँ पे लिया NaCl,
और फिर मैंने यहाँ पे लिया KCl और यहाँ पे मैंने लिया रुबिडियम क्लोराइड। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, फिर किस में, फिर किस में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे बताना होगा आपको, ठीक है। देखिए अगर एनायन देखा जाए तो इनमें सबों में सिमिलर है, तो एनायन को हमें देखना नहीं। लेकिन अगर हम लिथियम की बात करें और सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की बात करें, देखिए चार्ज जो है सबों पे +1 होगा। तो चार्ज ऑन द बेस ऑफ चार्ज हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चार्ज का फैक्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब रहा साइज। अगर साइज की बात करें तो ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो डाउन द ग्रुप जो है ना वो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा साइज जो है यहाँ पे किसका होगा, रुबिडियम का होगा, और सबसे कम होगा लिथियम। और हमने अभी कहा था कैटायन के केस में जितना साइज कम होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो कम है तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली जो है ना यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा इसका, ठीक है। अब देखिए जब जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से कुछ प्रॉपर्टी चेंज होंगी आयनिक कंपाउंड की। वो क्या क्या है वो देखिए, यानी जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यानी मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा NaCl और यहाँ पे मैंने लिखा NaCl, अब LiCl जो है ना इसकी हमने अभी देखा कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, तो दैट मींस ये लेस सॉल्युबल होगा एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी जो वो चेंज होती है वो है कि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, सोडियम का ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से उस कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना, और जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, आपसे क्वेश्चन पूछा कि विच विल हैव हायर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। आपसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया BeF2 और यहाँ पे मैंने लिखा MgF2, ठीक है। तो इन दो में हमें देखना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो किसका हायर होगा, हायर। अब देखिए इन दो कंपाउंड्स में हम फजान्स रूल अप्लाई करेंगे, और जिस कंपाउंड का जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना, और जो दूसरा कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो देखिए अगर हम फजान्स रूल यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे एनायन जो है ना वो सिमिलर है, लेकिन रही बात जो है ना कैटायन की, इसका चार्ज भी +2, इसका चार्ज भी +2, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइज की बात करें तो साइज जो है ना मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ही हुआ यहाँ पे जो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि जिस कैटायन का साइज जो है ना वो कम होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पे ज्यादा होगा। सॉरी यहाँ पे जो रिवर्स होगा, इसको रब करते थे, ठीक है। तो पहले हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता देंगे, ठीक है ना, फिर बाद में आपको बता देंगे मेल्टिंग पॉइंट किसका था। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा यहाँ पे BeF2 इज ग्रेटर देन MgF2। अब इस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना वो ज्यादा है, तो दैट मींस इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगा, लेकिन हमें यहाँ पे बताना हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो जो हायर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो होगा MgF2 का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू BeF। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर का यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है फजान्स रूल को यहाँ पे समझा कि जिससे हमें क्या मिलेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। और एक एग्जांपल करेंगे जिसके साथ ही हम इसको कंक्लूड करेंगे कि एक हमारे पास NaCl है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ना CuCl है। देखिए इस केस में आपको डायरेक्टली देखना है, यहाँ पे कॉपर आ चुका है,
और मैंने आपसे कॉपर में कहा था जब वो कॉपर पॉजिटिव बनाएगा देयर इज अ सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो इस केस में जो है ना इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स इसका पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना ज्यादा होगा, यानी जो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर यहाँ पे होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब अगर आपको इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, यानी किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो कॉपर क्लोराइड का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaCl, ठीक है, सॉरी NaCl का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CuC मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना वो ज्यादा है। So this was all about the Frazan's rule. The rest we will see in the next part. Thank you.